हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग रोज यूपी ट्रिपल एससी के पीवाईक्यू सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहला सब्जेक्ट पॉलिटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें हम पहला चैप्टर भारत का संवैधानिक विकास कर रहे हैं। इसकी आपने 2 क्लासेस देख ली हैं। अब आज हम तीसरी क्लासेस में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। डैश ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू करी। किस अधिनियम ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू करी? भारत सरकार अधिनियम 1919, निदेशक सिद्धांत, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब है डीपीएसपी से। डीपीएसपी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या संविधान सभा, है ना? तो किस अधिनियम के द्वारा पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू करी गई? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। 1919 का जो भारत सरकार का अधिनियम था, इसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी या सुधार अधिनियम भी कहते हैं। और इसके प्रमुख प्रावधान ये थे कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का इसमें विस्तार किया गया। जैसे कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1909 के मॉर्ले मिंटो एक्ट के तहत करी गई थी, जिसमें मुसलमानों को सबसे पहले पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। उसी प्रणाली को यहाँ पे विस्तारित करते हुए सिखों, आंग्ल भारतीय, यूरोपियंस और ईसाइयों को भी दे दिया गया ये अधिकार। फिर प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दिया गया, यानी कि प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित 2 विषयों में बांटा गया। जो आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर को और उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, और हस्तांतरित विषय जो थे ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के पास थे। यहाँ पे ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आरक्षित विषय किसके अंतर्गत थे या किसके अधिकार क्षेत्र में थे। तो आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर और उसकी कार्यकारी के अधिकार क्षेत्र में थे। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसकी कार्यकारी परिषद के तहत थे। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर उसकी कार्यकारी परिषद के तहत थे, और जो हस्तांतरित विषय थे वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के पास थे। इसके अलावा केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था करी गई। उच्च सदन, जिसको कि राज्य परिषद कहा गया, और निम्न सदन, जिसको विधानसभा कहा गया। ठीक, और आज के समय में इसी उच्च सदन को हम लोग राज्यसभा कहते हैं और निम्न सदन को हम लोग लोकसभा कहते हैं। डैश को वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत द्वारा अंगीकृत हुआ, यानी कि किस तिथि को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में शीर्ष चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष अंगीकृत किया गया? 2 अक्टूबर 1950, 24 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। तो इसका उत्तर क्या होगा? 26 जनवरी 1950 को। इसमें क्या क्या है? वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख, है ना, वो आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ सिंह का ही मुख है, शीर्ष पे लगा हुआ। ठीक, इसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार के द्वारा स्वीकार किया गया था। ये डेट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? संसद का संविधान, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के सदनों की अवधि, या भारत के अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 संबंधित है उपराष्ट्रपति के चुनाव से। देखिए, इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है ये, और भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन का, यानी कि राज्यसभा का, ये पदेन सभापति होता है। अब उपराष्ट्र, यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है या पदेन सभापति होता है, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, और इसे मतदान करने का भी अधिकार नहीं होता है। लेकिन अगर सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसको प्राप्त होता है। अगर किसी बिल पे बहस चल रही है और उस पर वोटिंग होती है, तो पहले उसको मत करने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन अगर टाई हो जाता है तो वो अपना निर्णायक मत दे सकता है। ये ध्यान रखेंगे आप। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है, यानी कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है? 11वीं, 4थी, 12वीं या 8वीं? तो 8वीं अनुसूची भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय मूल रूप से 8वीं अनुसूची में मात्र 14 भाषाएं ही थी,
फिर 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। फिर 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। ठीक है, कौन सी? KMN जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। फिर 2003 में ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये 92वां संविधान संशोधन अधिनियम था। इसके द्वारा मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो यानी कि BDMS जोड़ा गया। ठीक है, और ये जो इससे संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करे गए थे यानी कि संशोधन किए गए थे, ये भी महत्वपूर्ण है आपसे लिए, क्योंकि ये पूछ लेता है कि जो है 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई, फिर 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो आप ये याद रखेंगे। ठीक, सबसे पहले सिंधी जोड़ी गई, फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई, उसके बाद फिर 2003 में 92वें संविधान संशोधन से मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो जोड़ी गई। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है, यानी कि किस देश के संविधान के द्वारा प्रभावित है? यह है जापान के संविधान के द्वारा। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक जापान के संविधान के द्वारा प्रभावित है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है और आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन लिया गया है, और आयरलैंड के संविधान से और क्या लिया गया है? DPSP भी लिया गया है। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद में है? 368 के तहत होता है। और आपातकालीन उपबंध जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से लिए गए हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप याद रखेंगे। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ किया। ठीक, जब 9 दिसंबर 1946 से इसने अपना काम प्रारंभ किया तो सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए। इसके बाद 2 दिन बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। फिर 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के लिए अनेक समितियां बनाई। ठीक, इसमें संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। समितियां इसलिए बना दी गई ताकि काम को आसानी से विभाजित किया जा सके और काम को और बेहतर तरीके से किया जा सके। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वार्ता समिति के, सरदार पटेल को प्रांतीय समिति के और JB कृपलानी को मूल अधिकार की उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? 24, 20, 18 या 22? तो भारत के संविधान में 22 भाग हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में अनुसूचियां बढ़कर कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, और जो 9वीं अनुसूची थी वो पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान है। फिर 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित प्रावधान है, और 12वीं अनुसूची में म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड प्रावधान है। भारत एक है कैसा राष्ट्र? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका अर्थ क्या होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि सरकार किसी भी धर्म को राजधर्म की मान्यता या संरक्षण प्रदान नहीं करेगी। वह सभी धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार करेगी। और भारतीय संविधान के 42वें संशोधन जो कि हुआ था 1976 में, इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। और अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही संवैधानिक संशोधन किया गया है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और क्या शब्द जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन से नंबर का था ये संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है, बल्कि सभी धर्मों के प्रति राज्य समान भाव रखता है। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या होता है? गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक। ठीक, इसका अर्थ होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं होता है। भारत में जो प्रमुख होता है, जैसे कि हमारे यहाँ के प्रमुख राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति
का जो पद होता है या भारत गणतंत्र है क्योंकि उनका चुनाव हमेशा जनता के द्वारा किया जाता है या हमेशा उनको चुना जाता है, वो पद निर्वाचित होता है। जबकि ब्रिटेन में क्या होता है, ये पद वंशानुगत होता है ना, कि रानी है वहां पे, फिर उसके आगे की जनरेशन, फिर उसके आगे की जनरेशन। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र यानी कि जहां के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई चुना हुआ व्यक्ति पदासीन होता है। इस तरह के शासन को गणतंत्र या जनता द्वारा निर्वाचित प्रणाली कहा जाता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु इसमें से क्या है? सामाजिक आर्थिक अंतर की समाप्ति, कठिन समय में एकात्मकता, उद्देश्य और विचारों में समानता, समूह के सदस्यों की उत्पादकता। व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु क्या है? उद्देश्य और विचारों में समानता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कृष्ण स्वामी अय्यर या के एम मुंशी? तो इसके अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। इनको इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये वरिष्ठतम सदस्य थे। ठीक, और इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, जिसको 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। डॉक्टर बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार और भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद या अमर्त्य सेन? तो जनगण मन की रचना करी है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। इस गीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि पहली बार जनगण मन कब गाया गया था। तो ये पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। संविधान सभा ने इस गीत को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। इस गीत में 5 पद हैं, ठीक है, लेकिन प्रथम पद को ही राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया और इसकी गायन अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड की होती है। ठीक है, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, आपराधिक अत्याचार को रोकने में, जंगम संपत्ति की रक्षा में या उपरोक्त सभी में? तो आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा लोक सेवक द्वारा किए गए कार्यों में। देखिए, आत्मरक्षा का अधिकार निम्नलिखित परिस्थितियों में प्राप्त नहीं है। ये प्रावधान किसके तहत है उपबंधित? ये है धारा 96(106). देखिए, यदि लोक सेवक या सरकारी कर्मचारी कोई कार्य जिससे मृत्यु या नुकसान की आशंका युक्त रूप से नहीं होती, वह सद्भावना पूर्व अपने पद पर काम करता है। कोई व्यक्ति जो लोक सेवक के निर्देश पर कोई काम करे या करने की कोशिश करे, जैसे कि कोर्ट के लाठीचार्ज के आदेश, पुलिस की कार्यवाही, यदि कोई कार्य उचित देखभाल और सावधानी से किया जाए तब उसे सद्भावनापूर्ण किया गया माना जाएगा। ऐसे समय में जब सुरक्षा के लिए उचित प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मरक्षा का अधिकार क्या है? अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा या उपरोक्त सभी? तो इसका उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। इन सबसे बचाना अपने आप को क्या है? आत्मरक्षा में ही आता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 के तहत प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के संबंध में ये उपबंध करती है। ठीक है, या पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा के द्वारा किया गया? लोकसभा, संविधान सभा, राज्यसभा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संविधान का निर्माण किया गया संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से गठित संविधान सभा के द्वारा किया गया, जिसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इन्होंने पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को करी थी, जिसमें कुल सदस्य कितने थे? 389 थे, जिसमें से महिलाएं कितनी थी? 15 महिलाएं थी इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये भी अलग से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महिलाएं कितनी सम्मिलित थी इसमें। तो इसमें 15 महिलाएं थी। भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया? ये किया गया मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया और उस दिन विक्रमी संवत के अनुसार मिति मार्ग
शुक्ल पक्ष की सप्तमी संवत 2006 विक्रमी थी। ये ध्यान रखेंगे आप। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1950 या 26 जनवरी 1947। तो भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ 26 जनवरी 1950 को। देखिए, भारतीय संविधान वैसे तो 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया था, ठीक, और उसके कुछ उपबंध उस दिन से लागू भी हो गए थे, लेकिन इसको पूरी तरीके से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक। तब जाकर भारत का एक गणतंत्र के रूप में उदय हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की प्रवर्तन तिथि मानी जाती है। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? मैसूर, हैदराबाद, जूनागढ़ या कश्मीर। किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो यह हैदराबाद के प्रतिनिधि ने इसमें भाग नहीं लिया था। संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान एकमात्र रियासत जिसने इसमें भाग नहीं लिया था वो थी हैदराबाद। अन्य सभी रियासतों ने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे थे। हैदराबाद को बाद में ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजाति ठीक है, जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? यह है अनुच्छेद 338। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होते हैं, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 338A में किया गया है। यह आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जाति का किसमें है? अनुसूचित जाति ये 338 है, और जनजाति से संबंधित आयोग 338 का में है या ए में है, ठीक। यह भी 5 सदस्यीय आयोग होगा, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, और इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।